नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में ललित मोदी मामले पर गतिरोध। अरुण जेटली बोले, चर्चा को तैयार सरकार। सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। घोटाले से जुड़े नेताओं की नैतिकता पर उठाए सवाल। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस आमने सामने। महिला सुरक्षा पर जांच आयोग बनाने की तैयारी में केजरीवाल। 28 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र। जाट ओबीसी के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज। बैंकिंग सेवा में पास छात्रों को भी नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। और मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। क्यूरेटिव याचिका खारिज। 30 जुलाई को होगी फांसी। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। मॉनसून सत्र का पहला दिन राज्यसभा में विपक्ष के आक्रामक रुख की भीड़ चढ़ गया। ललित मोदी व्यापम जैसे मसलों को लेकर सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान की पेशकश के बावजूद विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। विपक्ष सुषमा स्वराज के साथ वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। मुझे आशा है कि इस सत्र में काफी अच्छे निर्णय होंगे, अधिक निर्णय होंगे और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का विपक्ष पर असर होता नहीं दिखा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों की ओर से ललित मोदी को मुहैया कराई गई मदद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग भी की। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी की। आपने मर्यादा तोड़ी है, आपने No, this is all you can say at the time of discussion. Not now. ये सदन जवाबदेही तय करेगा। No, see. मर्यादा, भ्रष्टाचार। All these you can say. जवाब में केंद्रीय मंत्री और नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष की मांग पर चर्चा कराने और सुषमा स्वराज का बयान कराने पर सहमति जताई। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। लेकिन विपक्षी दल सरकार के इस रुख से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने चर्चा से पहले ललित मोदी मामले से लेकर व्यापम मामले में आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। लगातार जारी गतिरोध के चलते कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। On these serious allegations, let there be a high-level inquiry that is be constituted, sir, and on that basis, till that inquiry is over, let these people demit office or ask them to be removed from office. जब सब इस्तीफा दे दे तब चर्चा करी जाए। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। कोई इस्तीफा नहीं, नो इस्तीफा, नो इस्तीफा। आप चिंता मत करिए, कोई इस्तीफा नहीं। चर्चा करना चाहिए तो चर्चा करिए और चर्चा नहीं करना चाहिए, चिक चिक करना है तो आप चिक चिक करते रहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को वीजा मामले में मदद करने का आरोप लगा है। जब से ये मामला सामने आया है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। पहला दिन और जिस तरह की उम्मीद दिख रही थी, उसी मुद्दे के जरिए मैं कहूँ कि बाधा पड़ी है। रुख कांग्रेस का पहले से साफ था, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनका रुख भी समझूंगा आपसे। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस से करना चाहूंगा। क्या ऐसा लगता है कि जो आज पहले दिन तस्वीर थी कमोबेश, कोई रास्ता निकलता नहीं दिखेगा आने वाले दिनों में? मुझे तो देखिए, आज के दिन
कल कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई रास्ता निकल रहा है। और पॉलिटिक्स हावी है, कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स हावी है। कांग्रेस कह रही है इस्तीफा पहले, डिस्कशन बाद में। लेफ्ट ने भी ये कहा, पहले चर्चा की मांग की थी, फिर कहा नहीं पहले इस्तीफा, उसके बाद हाई लेवल इंक्वायरी, इस्तीफा और फिर चर्चा हो। तो ये रवैया जो है, तो पूरा मामला जो बाकी लॉज हैं, लैंड बिल तो अलग चीज़ है, वो तो अभी ताक पे रख दिया गया है, पर जीएसटी भी खटाई में पड़ता दिख रहा है। हालांकि सरकार बहुत खूबी से छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को कांग्रेस से अलग कर रही है। और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट भी आई है अभी कमेटी की, उसमें भी लगता है कि जो ऑफर किया है सरकार की तरफ से कि जितना स्टेट गवर्नमेंट्स लूज करेंगी 5 साल तक उनका मेकअप किया जाएगा, ये रीजनल पार्टीज को मद्देनजर रख के ही किया जा रहा है, जो कि अन्ना डीएमके जैसी पार्टी है जो जीएसटी की खिलाफत कर रही थी। और एनसीपी जो कि कांग्रेस की एलाई है यूपीए में, उन्होंने भी आज शरद पवार ने स्पष्ट किया है सेंट्रल हॉल में बैठे हुए और लोगों से, और लोगों ने भी कहा है कि वो जीएसटी की का समर्थन करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। क्या 2/3 मेजॉरिटी सरकार राज्यसभा में ले जाएगी जीएसटी को लेके? बहुत क्लोज कॉल है ये, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट और इक्का दुक्का कांग्रेस की एलाई, लेकिन अगर हाउस चलेगा तो ये होगा। अगर देखिए जीएसटी पास हो गया तो शायद माहौल भी बदल जाएगा हाउस के अंदर, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है, लेफ्ट का जो रवैया है, वो है कि हम हाउस को ही नहीं चलने देंगे जब तक इस्तीफे नहीं होते। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस या फिर लेफ्ट की आज की चर्चा जो रही है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एक परंपरा जिसकी शुरुआत बीजेपी ने की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास, यानी कि अगर ट्रेजरी बेंच की बात करूं, किस तरह के विकल्प बचते हैं? क्योंकि जो मांग विपक्ष की है उसको तो मानती हुई सरकार नजर नहीं आती कहीं भी। नहीं, वो तो क्लियर कर दिया है उन्होंने। और ऑप्शन फिर क्या है? बहुत कम ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि कुछ बीजेपी के नेता जो आज कह रहे थे कि थक जाएंगे ये लोग, 1 दिन करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर ये 3 सप्ताह का सेशन है, 3 सप्ताह और 3 दिन का, तो कितने दिन ये हल्ला चलता रहेगा, खासकर अगर कांग्रेस आइसोलेट हो जाती है। और यहाँ ये देखने लायक चीज़ होगी, लेफ्ट का रवैया अभी तक पिछले सालों में ये रहा है कि हाउस फंक्शन करे, जो भी कहना है हाउस में किया जाए। ये रीजनल पार्टीज थी जो इतना हल्ला गुल्ला करती थी, आज रीजनल पार्टीज कह रही हैं हाउस को फंक्शन करने दिया जाए। और कांग्रेस तो वो मान रहे हैं कि क्या कांग्रेस आइसोलेट हो जाएगी इसमें, और फिर कुछ रास्ता शायद निकल आएगा उन कानूनों को पास करने में जहाँ की कांग्रेस की समर्थन राज्य से जीएसटी कांग्रेस का अपना बिल है। तो पर ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कांग्रेस के हाथ में, उसको लगता है एक अपॉर्चुनिटी है नंबर 1, इसको हम नहीं जाने देंगे। इन्होंने घोटालों को लेके हमें बहुत तंग किया था, हमने अपने लोगों को जाने दिया था। ए राजा, कन्नी मोड़ी, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, शशि थरूर, सब तो रिजाइन कर गए थे प्रेशर के अंडर। तो ये क्यों नहीं करें? ये दोहरा मापदंड क्यों हो? ये कांग्रेस की आज सवाल है। और लेकिन ये भी है कि लॉन्ग टर्म इन पार्टीज को सोचना चाहिए। अगर पार्लियामेंट, हमारा संसद कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति का हॉस्टेज बन जाता है, एक पिंग पोंग बन जाता है, तो क्या हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है पार्लियामेंट्री, वो किस तरफ जा रही है? मैं कहती हूँ कि बीजेपी ये टिट फॉर टैट की राजनीति को डिजर्व करती है, क्योंकि उन्होंने यही राजनीति खेली है। पर क्या देश ये डिजर्व करता है? ये बड़ा सवाल है। और छोटे दर में खास पर अगर हम बात करूँ समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या डीएमके जैसे पार्टियों का, 24 घंटे में कई बार इन पार्टियों का स्टैंड बहुत ही तेज़ी के साथ बदलता दिखा है। कल तक जो पार्टियां कह रही थी कि बातचीत होनी चाहिए और सहयोग हम करेंगे, चर्चा होनी चाहिए, और अचानक उनके बदलाव आता है कि पहले रिज़ाइन हो या जांच हो, उसके बाद चर्चा हो। सरकार का क्या पूरा फोकस आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में इन्हीं पार्टियों के स्टैंड पर हो सकता है, कांग्रेस से उन्हें अलग करना और कांग्रेस को अलग करना? देखिए, अपोजिशन को डिवाइड करना, और उसमें उस तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक डिवाइड नहीं होता तो हल्ला गुल्ला होने दो कांग्रेस की तरफ से, फिर देखेंगे। तो क्या वो
रेस्क्यू कर पाएंगे इस सेशन को या फिर कंप्लीट वॉश आउट होगा ये सेशन। और कुछ लोगों का तो ये रवैया है कि भाई हम रेजिग्नेशन नहीं होने देंगे, होता है हो सेशन वॉश आउट, बोफर्स के ज़माने से वॉश आउट है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो लेकिन है बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया निर्जा इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर और छोटा सा ब्रेक। मॉनसून सत्र का पहला दिन, राज्यसभा की कार्यवाही में बना रहा गतिरोध। व्यापम घोटाला और ललित मोदी मुद्दे को लेकर मतभेद बरकरार। देखिए देश देशांतर, सदन में गतिरोध, आज रात 8:30 बजे। संसद के अंदर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं संसद से बाहर महिला कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा संभाला। संसद घेराव के जरिए महिला कांग्रेस ने विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही ये हैं महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, जिन्होंने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही ललित मोदी, व्यापम और पीडीएस मामले समेत दूसरे विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री केवल सत्ता में पैसा कमाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं। देश की जनता जवाब मांग रही है, मोदी जी से जवाब मांग रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है इन तमाम घोटालों पे, प्रधानमंत्री जी महिला अत्याचार पे क्यों चुप है, काले धन पे क्यों चुप है। तमाम चीजों के जवाब इस देश की जनता मांग रही है। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मामलों पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। मंगलवार को मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार को संसद के भीतर और बाहर घेरने की कोशिश में जुटी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उधर व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का हमला जारी है। लगातार दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी के विधायक भी पक्ष के रुख को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई पहले 2 बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। पिछले सत्र में आपको याद हो, हम हाथ जोड़ रहे थे कि चर्चा कर लो, तब सरकार चर्चा से भाग रही थी, कह रही थी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो कह रहे हैं चर्चा कर लो। तो क्या इनके घर की धर्मशाला है? ललित मोदी, व्यापम जैसे मसलों पर विपक्ष के तीखे हमले झेल रही बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने एक चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में शांता कुमार ने कहा है कि हाल में सामने आए कई घोटालों ने सरकार और पार्टी की छवि खराब की है। उन्होंने नैतिकता बनाए रखने के लिए पार्टी के भीतर आंतरिक लोकपाल के गठन की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार ने 10 जुलाई को अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद एक सामने आए कई घोटालों ने पार्टी की छवि खराब की है। हमारी पार्टी शानदार उपलब्धियां की है, शान से पार्टी जीती, सरकार बनाई। 1 साल शान के साथ हमने सरकार चलाई। उसके बाद कहीं कहीं कुछ छींटे लगने लगे। उपलब्धियों से सिर ऊंचा होता है, छींटों से मन में एक पीड़ा होती है। शांता कुमार ने चिट्ठी में व्यापम घोटाले से लेकर ललित मोदी विवाद तक का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक उंगलियां हमारी तरफ उठने लगी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की खबरों ने हम सब का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। उन्होंने पार्टी के भीतर एक आचार समिति के गठन की भी जरूरत बताई है।
मॉनसून सत्र के पहले दिन इस चिट्ठी के आने से सरकार पर विपक्ष के आरोपों को और बल मिल गया है और वो इसी बहाने सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सर उठा के नहीं चल रहा है, शर्म से उसका सर झुक गया है। शांता कुमार जी ने कहा है, फिर भी अगर मोदी जी नहीं बोल रहे हैं तो क्या हम ये माने कि इस भ्रष्टाचार में मोदी जी कहीं न कहीं से उनकी मौन, उनकी स्वीकारोक्ति है। BJP, there are voices, senior voices which are asking the party and government to act on all these scams. But so far there is no indication from the government that it will act on these scams and it will take some action. बीजेपी भी शांता कुमार की इस चिट्ठी से असहज नजर आ रही है। पार्टी ने शांता कुमार को विपक्ष के दुष्प्रचार से प्रभावित बताया है। शांता कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार से पूरी तौर से प्रभावित हो गए हैं और पार्टी उनके इस राय से बिल्कुल असहमत है। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके इस बयान पर नाराज है और उन्हें मीडिया के सामने संयम बरतने की हिदायत दी गई है। शांता कुमार 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो पहले भी BS येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर गुजरात दंगों के मुद्दे पर पार्टी के भीतर चिट्ठी लिख चुके हैं। इसी के चलते उन्हें वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग के लिए दिल्ली में धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों को फिलहाल सरकार से राहत मिलती नहीं दिख रही। राज्यसभा में लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय नीति को लागू करने से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में लगा है, लेकिन साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि पूर्व सैनिकों को मिलने जा रही सुविधा का फायदा अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलेगा। सरकार ने सिर्फ सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस आमने सामने है। कल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल महिला सुरक्षा पर जांच आयोग बनाने की तैयारी में, और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर प्रदर्शन भी किया। इस बीच दिल्ली कैबिनेट ने दक्षिणी दिल्ली में BRT कॉरिडोर को भी खत्म करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला के एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा विधानसभा के सामने। इंक्वायरी कमीशन इस बात की जांच करेगा कि जो इस तरह की शिकायतें हैं, ऐसी तमाम शिकायतों पर क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह की शिकायतों के मद्देनज़र CRPC में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या, ये सजेशन करेगा। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने आज याकूब की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। अब नागपुर जेल में बंद याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस बीच याकूब ने महाराष्ट्र राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। याकूब मेनन की मौत की सजा से बचने की आखिरी कानूनी कोशिश भी नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेनन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। मौत की सजा के खिलाफ याकूब की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी खारिज कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2013 को मौत की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मैसेज इस जजमेंट में दिया गया है, और ये मैसेज जो इम्प्लाइड मैसेज है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जो इस तरह की साजिश करते हैं, उनके लिए कड़ी सजा होना चाहिए। रिव्यू पिटीशन भी इनकी इससे हवाले खारिज हो चुकी थी, और अब ये रहा कि क्यूरेटिव पिटीशन में तो उससे भी ज़्यादा नैरो चांस होता है। इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में दोषी करार देते हुए विशेष टाडा अदालत ने 2007 में याकूब मेनन को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में 123 अभियुक्त थे, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। धमाकों का मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याकूब मेनन के आखिरी कानूनी विकल्प को भी खारिज कर दिया। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि अब याकूब मेनन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस फांसी के बाद मुंबई बम धमाकों में मरे हुए लोगों को इंसाफ मुकम्मल तौर पर मिल पाएगा।
दिल्ली से विजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को नौकरियों में रिजर्वेशन से जुड़ी केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सरकार ने मांग की थी कि जाट समुदाय को पिछड़ा घोषित कर दिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल सके। इससे पहले मार्च में जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जाटों को रिजर्वेशन को असंवैधानिक बताया था। इसी फैसले पर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। नौकरियों और शिक्षा में रिजर्वेशन के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। जाटों ने रिजर्वेशन की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया था और यूपीए सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाटों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे दया के लायक नहीं हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि राजीव गांधी की हत्या साजिश थी जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने इस मुद्दे पर सीबीआई की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई, दोषियों को इस पर कोई एतराज नहीं था, फिर राज्य सरकार कैसे हमारे फैसले में बदलाव कर सकती है। 1991 में श्री पेरम्बदूर में हुए बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत 18 लोग मारे गए थे। 7 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने मानवीय आधार पर दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज हुई जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश और झारखंड में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। दोनों राज्यों में बारिश के चलते अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये नज़ारा है देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का। पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद बेस्ट की कुछ बसों के मार्ग बदलकर चलाना पड़ा। मध्य एवं पश्चिमी लाइनों पर पानी भरने से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। हालांकि बहुत दिन बाद हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हाँ, बहुत दिन से बारिश नहीं थी, आज बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है। गर्मी भी थोड़ी कम लग रही है पिछली नाइट से, और मुंबई में बारिश होनी भी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। शिप्रा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई शहरों में पानी घरों में भर गया है, जबकि सीहोर जिले में 11 लोग पानी में बह गए। सरकार ने मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इधर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं। करीब 3 परिवार के 11 लोग लापता हुए थे कल रात को तेज बारिश में, और वो कैचमेंट एरिया ज़्यादा था, जंगल का नाला था, उसमें 8 लोगों की डेड बॉडियाँ मिल गई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी हमारी आ गई है, सभी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। अभी रात में तो अंधेरे में नहीं कर पाएगी, मॉर्निंग में और करेगी। भारी बारिश और बाढ़ के बाद झारखंड में भी 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रांची और पलामू समेत कई जिलों का संपर्क प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। लोगों को नदियों में नहाने या मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। नाव का जो संचालन होता है उस पर रोक लगा दी जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स जो हमारे हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, उनको हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि अगर इस तरह का कहीं पे भी इंसिडेंट हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया या करंट पास हो रहा है पानी में से, तो वो लोग भी अपना एक बार इंस्पेक्शन डिटेल्ड रूप में कर लें। राजस्थान में भी कई गांव में बारिश का पानी भरा है। राज्य में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। कोंकण और तटीय इलाकों में अभी लगातार बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक को आज से चीन के शंघाई में प्रचालन शुरू हो चुका है और भारत के जाने माने बैंकर केबी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। 8 जुलाई को रूस के शहर उफा में 7वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस विकास बैंक को लॉन्च किया गया था। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देशों को ढांचागत परियोजनाओं के लिए ऋण देने के मकसद से ये बैंक खोला गया था। ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली IMF और विश्व बैंक की तर्ज पर काम करेगा। इसकी शुरुआती पूंजी $50 अरब है, जिसे अगले कुछ साल में बढ़ाकर $100 अरब किया जाएगा। We cooperate and collaborate with all developmental players.
So our objective is not to challenge any of the existing system as it is, but to improve and complement the system in our own way. T20 विश्व कप क्रिकेट अगले साल भारत के 8 शहरों में 11 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होगा। फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर होगा, जबकि एक सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में और दूसरा दिल्ली में हो सकता है। टूर्नामेंट के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई, नागपुर, दिल्ली और कोलकाता को आयोजन स्थल के तौर पर चुना गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही इन स्थानों पर मैच होंगे। भारत में T20 विश्व कप पहली बार होने जा रहा है। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। राज्यसभा ने PSLV C-28 के सफल परीक्षण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि PSLV C-28 का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर है। सदस्यों ने टेनिस खिलाड़ियों सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और सुमित नागाल को विंबलडन में मिली जीत पर बधाई दी। इससे पहले सभापति ने बीजेपी के MJ अकबर को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के नेता TS सिंहदेव ने सदन में कहा कि राज्य में माओवादी हमले और कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के आवास पर हमले से राज्य सरकार पर उनका विश्वास खत्म हो रहा है। कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व कोयला सचिव SC गुप्ता और LC जनोती को समन जारी किया है। कोर्ट ने ये समन CBI की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जिसमें इन सभी को महाराष्ट्र के एक कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता का आरोपी बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की अंतरिम जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। 6 सप्ताह पहले दयानिधि मारन को सशर्त अंतरिम जमानत मिली थी। CBI ने कोर्ट को बताया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के नेता अमन मणि त्रिपाठी की पत्नी सारा की संदिग्ध मौत की CBI जांच कराएगी, जिसकी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इसका ऐलान किया। सारा की मां सीमा सिंह ने अमन मणि पर अपने बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। भारत और अमेरिका के राजदूतों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का वैश्विक शांति और समृद्धि पर व्यापक असर हो सकता है। अमेरिका में भारत के राजदूत अरुण सिंह और भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने एक साझा लेख में लिखा है कि हमारे नेता रक्षा सहयोग, आर्थिक अवसर बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में आज कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग जूते की दुकान से शुरू हुई और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए 1050 श्रद्धालुओं का नया जत्था आज रवाना हो गया। इसमें 255 महिलाएं और 696 पुरुष शामिल हैं। अब तक करीब 2,50,000 लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।